हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 32 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 49 से 50 तक। सेक्शन नंबर 49 से लेकर 50 तक उसमें क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर उसके प्रोविजंस हैं सेक्शन 49 से 50 तक। तो आइए सेक्शन नंबर 49 हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफरी, एक वर्ड आपको जहन में आ जाता होगा कि ट्रांसफरी का मतलब क्या है। मीन्स कोई भी चीज़ जब एक, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, इसका एग्जांपल समझ ले, ए है और यहाँ पर बी है। ए जो है अपनी कोई चीज़ अगर ट्रांसफ़र करता है तो ए क्या हो जाएगा? ट्रांसफरर। और जिसको ट्रांसफ़र की है, मीन्स जिसको वो चीज़ मिली है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ट्रांसफरी। अब यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास ट्रांसफरी किसकी? डिक्री के लिए ट्रांसफरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब ट्रांसफरी डिक्री के अंदर कैसे? फॉर एग्जांपल ए के फेवर में डिक्री पास हुई, ठीक है, ए की फेवर में डिक्री पास हुई अगेंस्ट बी। अब ए क्या करता है? ए जो है डिक्री अपनी किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, फॉर एग्जांपल सी को। तो फिर सी क्या कहलाएगा? ट्रांसफरी कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ट्रांसफरी वर्ड जो है दरअसल हमारे पास एक और वर्ड है, रेसिप्रोकेटरी डिक्री। अब रेसिप्रोकेटरी डिक्री क्या होती है? रेसिप्रोकेटरी मीन्स एक दूसरे की तरफ कोई चीज़ का रहना, किसी भी चीज़ का किसी एक दूसरे की तरफ माना रहना। अब यहाँ पर एक दूसरे की तरफ क्या रहना? अब यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ डिक्री की, तो मीन्स एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई डिक्री रखना। फॉर एग्जांपल ए के फेवर में डिक्री आई बी के अगेंस्ट में, और दूसरा सूट था वहाँ पर बी जो है उसके फेवर में आ गई ए के अगेंस्ट में। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब रेसिप्रोकेटरी क्या है? ए ने सूट फाइल किया बी पर, वहाँ पर ए की फेवर में डिक्री आ गई, ठीक है। और जहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई और सूट फाइल हुआ, बी ने सूट फाइल किया ए पर, वहाँ पर किसकी फेवर में आ गई? बी की फेवर में आ गई। तो फिर अब क्या है? अब रेसिप्रोकेटरी डिक्री हो गई। अब इसका आपने क्रॉस भी पढ़ना है कि हमारे पास प्रोसीजर कहाँ दिया गया। फॉर एग्जांपल आर्डर 21 रूल 18 पढ़ेंगे, वहाँ पर है क्रॉस डिक्री। फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान के फेवर में, किसी भी पर्सन के फेवर में अगर कोई डिक्री पास होती है, अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है और उसके दौरान अगर उसके अगेंस्ट में उसी पर्सन की फेवर में अगर कोई डिक्री पास हो जाती है तो फिर ये क्रॉस हो जाएंगे। आई बात समझ? आइए तो इसकी हम बेयर रीडिंग कर लेते हैं। अब इसको हम सेट ऑफ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए की फेवर में कोई डिक्री पास हुई बी के अगेंस्ट में, मगर दूसरा सूट था वहाँ पर बी के फेवर में डिक्री पास हो गई। अब दोनों में क्या हो गया? सेट ऑफ का हमारे पास प्रोसीजर आ जाएगा कि आप ऐसा करें, दोनों के फॉर एग्जांपल ए की फेवर में 50,000 को हुई है और बी की फेवर में 30,000 की हुई है, तो आप इसको सेट ऑफ कर लें। बाकी जो बचते हैं वो आप एक दूसरे को दे दें। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी बेयर रीडिंग हम कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 49 कहता है ट्रांसफरी। अब एवरी सूट या फिर एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज़। अब जो भी ट्रांसफरीज है, जिसको भी डिक्री ट्रांसफ़र होके मिल रही है, वो सूट में हमारे पास जो मेन सूट था, जो डिक्री पास हुई, उसमें वो पार्टी तो नहीं था, मगर क्या हुई है? डिक्री उसको किसी तरह उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब डिक्री ट्रांसफ़र उसको कर दी गई है तो फिर उसके राइट्स क्या होंगे? उसके वही राइट होंगे जो कि एक हमारे पास डिक्री होल्डर के होते हैं, ओरिजिनल डिक्री होल्डर के होते हैं। वो द जजमेंट डेटर माइट हैव इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर। जो ओरिजिनल डिक्री होल्डर है उसके अगेंस्ट में जो ये हमारे पास करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। आइए कहते हैं, आपने ये तो बात सुनी होगी कि हमारे पास डिक्री जो है एग्जीक्यूट किसके अगेंस्ट में होगी? डिक्री जो है एग्जीक्यूट
हमारे पास जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में होगी, मगर यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल डिग्री होल्डर। अब ओरिजिनल डिग्री होल्डर के अंदर कैसे, आइए वो आपको मैं बात समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर कोई ए है, कोई एक सूट है, हम सेक्शन 49 की बात कर रहे हैं। ए है, इन्होंने बी पर कोई सूट फाइल किया था और ए की फेवर में कितनी डिग्री आई, फॉर एग्जांपल 50,000 की ए की फेवर में। किससे लेने थे, बी से लेने थे, ठीक है। और एक कोई दूसरा मैटर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, जहाँ पर बी ने सूट फाइल किया था ए पर, ठीक है, या फिर किसी ने भी सूट फाइल किया मगर बी की फेवर में कोई डिग्री आई कितने की, फॉर एग्जांपल 20,000 की। अब एक सूट था उसमें ए के फेवर में डिग्री आई, मीन्स ए क्या हुआ, डिग्री होल्डर, बी यहाँ पर क्या हुआ, जजमेंट डेटर। अब बी की फेवर में अगर डिग्री यहाँ पर आई है तो बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर है डिग्री होल्डर, और यहाँ पर हमारे पास ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा जजमेंट डेटर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ए की फेवर में 50,000 की डिग्री आई बी के अगेंस्ट में, ठीक है, ए डिग्री होल्डर हो गया, बी जो है जजमेंट डेटर। मगर कोई और सूट था वहाँ पर बी की फेवर में 20,000 की डिग्री पास हो गई ए के अगेंस्ट में। अब हमारे पास ए क्या करते हैं, ए जो है अपनी डिग्री जो है वो सेल कर देते हैं, किसको, सी को। 50,000 की डिग्री जो है वो किसको सेल कर देते हैं, ए को। अब ए क्या करेगा, मीन्स ए सभी जो राइट्स हैं, जो ए के राइट्स थे बी के अगेंस्ट में, वो सब राइट्स किसको चले गए, सी को चले गए। अब हमारे पास सी और बी के दरमियान मैटर है, ए बीच में से निकल गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सी, ए के कितने पैसे थे, 50,000, और बी की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 20,000। अब सी जो है बी के अगेंस्ट में कितनी डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकता है, बी के अगेंस्ट में नॉट मोर देन फॉर एग्जांपल ए की 50,000 की है, बी की 20,000 की है। ए ने अपनी डिग्री सी को दे दी। अब सी की इतने, बी की तरफ कितने 50,000 हैं, मगर बी के सी की तरफ कितने हैं 20,000। तो 50 में से 20 गए, बाकी कितने बचे 30। तो हमारे पास सी जो है कैन नॉट एग्जीक्यूट डिग्री अगेंस्ट बी, ठीक है, नॉट मोर देन 30,000, 30,000 से ज़्यादा नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर ए ने डिग्री अपनी ट्रांसफ़र नहीं की होती हमारे पास सी को, तो भी हमारे पास ए जो है एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता था डिग्री इसके फेवर में टोटल 50,000 की, क्योंकि इसकी जो अगेंस्ट में 20,000 की डिग्री बी रखता है। 20,000 उसमें से काटे जाएंगे, बाकी 30,000 इसको हमारे पास ए को मिलेंगे। जो ए को मिलने थे अब वो हमारे किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। अब ए ने अपनी डिग्री किसको ट्रांसफ़र कर दी, ए ने अपनी डिग्री सी को ट्रांसफ़र कर दी, तो सी क्या हो गया, ट्रांसफरी, ठीक है। यहाँ तक बात कीजिए। और ए ने ट्रांसफ़र की तो ए क्या हो गया, ए हो गया ट्रांसफरर, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे हमारे पास जो अगर यहाँ पर देख लें, अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल बनता हो आपका, तो ये हमारे पास था ट्रांसफरी, मीन्स कोई भी डिग्री हो अगर किसी की फेवर में पास हो जाए और वो जो है अपना राइट किसी और को दे दे, एग्जीक्यूशन का राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, तो फिर वो बंदा ट्रांसफरी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सूट फाइल किया किसी और शख्स पर, मेरी फेवर में डिग्री आ गई, मैंने क्या किया, मैंने मुझसे पैसे कोई मांगता था, मैंने कहा यार मेरी डिग्री है 50,000 की फलाने बंदे के अगेंस्ट में, आप ऐसा करें यह डिग्री आप रख लें और मुझे मेरे पैसे जो आप पैसे मेरी तरफ मांग रहे हैं वो मुझे माफ़ कर दें। अब मैंने जो डिग्री जिस बंदे को दी है वो कहलाएगा ट्रांसफरी, और
उस जो ट्रांसफरी है उसके टोटल और सभी वो राइट्स हैं, वो सब उनका हक है, जो कि वो मेरा हक था उस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद चलते हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? मीन्स हमारे पास, मैंने पहले बता दी कि हमारे पास जो पहले मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत बड़ा एक उसका स्कोप है, और यहाँ पर बात बताई गई लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स स्पेशल टर्म दिया गया है कि सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही रहेगा। तो आइए इसकी मैं पहले बे रीडिंग कर लेता हूँ। वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज़ बीन फुली सेटिस्फाइड। जबकि कोई डिक्री अगर किसी के अगेंस्ट में पास होती है, वो डिक्री फुली सेटिस्फाइड होने से पहले ही वो जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है। जब जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में अब डिक्री किसके अगेंस्ट में, किसके खिलाफ एग्जीक्यूशन करवाई जाए। ठीक है। द होल्डर ऑफ द डिक्री में अप्लाई टू द कोर्ट विच पास्ड इट टू एग्जीक्यूट द सेम अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। अब जो डिक्री होल्डर है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि जो जजमेंट डेटर था उसका ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसके अगेंस्ट में डिक्री एग्जीक्यूट करवाएं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई भी किस्म का सवाल हो तो पूछ सकते। हमारे पास था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर, जो भी जजमेंट डेटर है ओरिजिनल, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगेंस्ट भी डिक्री जो है एग्जीक्यूट हो सकती है। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट बात करता है, थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है। वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जबकि कोई डिक्री अगर हमारे पास ओरिजिनल जजमेंट डेटर उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो लीगल उसके रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अगेंस्ट में अगर डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा? He shall be liable only to the extent of the property of the deceased। अब ये कितना लायबल होगा, वो उसका कितना जवाबदेह होगा उस डिक्री का, कि उस डिक्री को क्या करे, अमल दरामद कराने के लिए कितना वो लायबल होगा, कितना वो उसका जवाबदेह होगा। इतना ही जवाबदेह होगा कि हमारे पास हमारे पास डिसीज की जो प्रॉपर्टी है, लायबल ऑनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज। डिसीज की जितनी प्रॉपर्टी है सिर्फ उतनी प्रॉपर्टी को ही लेकर वो जवाबदेह होगा। फॉर एग्जांपल कोई डिक्री पास हुई है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, कोई जजमेंट डेटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बी जजमेंट डेटर है, उसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है 50,000 की, ठीक है, और बी जो है उसकी डेथ हो गई है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है एक्स। अब एक्स के पास प्रॉपर्टी है 30,000 की, जो कि जजमेंट डेटर की डेथ हो गई, उस डिसीज की प्रॉपर्टी एक्स के पास सिर्फ 30,000 की है। तो फिर अब यहाँ पर जजमेंट डेटर तो 50,000 का था, अब प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास सिर्फ 30,000 की है। अब डिक्री होल्डर 20,000 और कहाँ से एग्जीक्यूट करवाए, किस पर करवाए? तो फिर इसके लिए जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस चीज़ का लायबल नहीं है, वो सिर्फ 30,000 का लायबल है जितनी प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की इसके पास है। यहाँ तक बात क्लियर है? विच हैज़ कम टू हिज हैंड्स, जो इसके हाथ में आई, जितनी भी प्रॉपर्टी आई उसके लिए लायबल है। अगर उसमें से जितनी भी हमारे पास से एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं कोर्ट, जितनी भी डिटरमाइन हो सकती है वो उस प्रॉपर्टी में से ही डिटरमाइन होगी। ठीक है। हैज़ नॉट बीन ड्यूली डिस्पोज्ड ऑफ, जो प्रॉपर्टी हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आई, उसके जो वो हमारे पास जजमेंट डेटर की डेथ के बाद, उसकी वफ़ात के बाद जो प्रॉपर्टी उसके पास आई और अभी तक उसके हाथ में है और वो प्रॉपर्टी आगे सेल नहीं हुई, तो फिर वो जो है उस जो प्रॉपर्टी है उसमें से ही जजमेंट जो है हमारे पास डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ असरटेनिंग सच लायबिलिटी, अब यहाँ पर अगर बात आ जाए कि लायबिलिटी कितनी बनती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की,
ठीक है। कोई अगर प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाए कि इतने प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो हमारे पास डिक्री है वो तो बहुत बड़ी अमाउंट की है, अब यहाँ पर कैसे इसको हम डिटरमाइन करें, तो फिर इस पर भी आपने ध्यान देना है कि फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग सच लायबिलिटी के कितनी लायबिलिटी बनती है। तो फिर क्या कर सकते हैं, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री में, जो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करवा रही है वो क्या कर सकती है, ऑफ इट्स ओन मोशन, वो खुद कर सकती है इन स्यूमोटो, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, या फिर डिक्री जो होल्डर है उसकी एप्लीकेशन पर, ठीक है। कंपेल सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स एज इट थिंक्स फिट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बात ये आ गई कि डिक्री पास हुई जजमेंट डेटर बी के अगेंस्ट में 50,000 की, मगर एक्स कह रहा है मेरे पास सिर्फ 30,000 है, तो फिर कोर्ट स्यूमोटो हमारे पास जो एक्स है उससे रिकॉर्ड मंगवा सकती है कि आप रिकॉर्ड पेश करें, अकाउंट्स मीन्स उसका हिसाब किताब आप दें हमें कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी 30,000 की है, आप हिसाब दें हमें, जो मार्केट वैल्यू है, जो वैल्यू है उसकी वो बताएं, डिटरमाइन करवाएं, ठीक है। या फिर हमारे पास डिक्री होल्डर है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कि नहीं साहब इसके पास 30,000 नहीं बल्कि इसके पास तो 50,000 से भी ज़्यादा है, मेरी डिक्री इससे एग्जीक्यूट हो सकती है, तो फिर कोर्ट उससे मंगवा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है कि आप हिसाब किताब दें, जो आपके पास जजमेंट डेटर है था उसकी प्रॉपर्टी जो आपके पास आई है उसका हिसाब किताब दें, तो फिर हम उसमें से छानबीन करके हम बताएं कि इसकी कितनी वैल्यू बन रही है, हमारी डिक्री इसमें से एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद में एक आपको पॉइंट बता दूं कि हमारे पास सेक्शन जो 50 है, सेक्शन 50, सेक्शन 52, सेक्शन 53, ये हमारे पास बात करते हैं प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट। किसकी बात करते हैं, प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, मीन्स जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी डेथ हो जाती है किसी शख्स की, जो जजमेंट डेटर होते हैं हमारे पास, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी गैर मौजूदगी में जो उनकी प्रॉपर्टी संभालने वाले होते हैं उसको कहते हैं प्रीडेसेसर इन द इंटरेस्ट, मीन्स उसका जो इंटरेस्ट होगा उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव में। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 49 में क्या पढ़ा था, ट्रांसफरी, ठीक है, जिस बंदे को डिक्री हमारे पास आगे सेल कर दी जाए, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है, वो अपनी डिक्री किसी और को दे सकता है, जो कि इस सूट में हमारे पास पार्टी ही नहीं है किसी, या फिर जो जॉइंटली पार्टी था, ठीक है, जॉइंटली अगर कोई सूट था उसको, या फिर किसी थर्ड पर्सन को अपनी डिक्री अगर दे रहा है तो फिर वो ट्रांसफरी कहलाएगा, और वो ट्रांसफरी इतना ही राइट रखता है जितना एक ओरिजिनल डिक्री होल्डर रखता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ओरिजिनल जो डिक्री होल्डर है उसके अगेंस्ट में डिक्री एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल ये डिक्री होल्डर है, ठीक है, हमारे पास ये जो बी जो थे वो जजमेंट डेटर थे, यहाँ पर ए के फेवर में 50,000 की आई, यहाँ पर बी की फेवर में 20,000 की आई, मगर ए ने अपनी डिक्री जो है सी को दे दी। अब सी जो है वो क्या है, डिक्री होल्डर भी है और जजमेंट डेटर भी बन जाता है। यहाँ पर पी के जो भी हमारे पास राइट्स हैं वो ट्रांसफरी को मिलते हैं, मगर जो लायबिलिटी है दूसरे जजमेंट डेटर की, जो डिक्री होल्डर की, वो लायबिलिटी पर ट्रांसफरी जो है उन पर आती है। अब डिक्री जो है एग्जीक्यूट अगेंस्ट द हमारे पास ओरिजिनल डिक्री होल्डर, उसकी बात क्या आ जाती है कि हमारे पास जो सी है वो जो है बी के अगेंस्ट में कितनी डिक्री करा सकते हैं, नॉट मोर देन 30,000। अब 30,000 से ज़्यादा नहीं करवा सकते, तो फिर ये बात आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए।